अधिकांश काम स्थायी समाधानों की ओर है, पर आपका बहुत सारा काम मानव चेतना को ऊंचा उठाने के लिए भी है। एक आदमी या छोटा व्यवसाय या समुदाय या समाज इसमें क्या भूमिका निभा सकते हैं? देखिए, ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। इंसानों का जागरूकता के साथ जीना और स्थायी समाधान ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। जैसे हम चीजें कर रहे हैं वैसे इन्हें लंबे समय तक कायम नहीं रखा जा सकता। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम जागरूक नहीं हैं। हम इस धरती पर अपने काम सचेतन तरीके से नहीं कर रहे हैं। हर किसी की अपनी मजबूरियां हैं, लोगों की मजबूरियां हैं, समाजों की मजबूरियां हैं, देशों की मजबूरियां हैं, दुनिया की सच्चाई की अपनी मजबूरियां हैं। इन मजबूरियों को पूरा करने के लिए हम ऐसी चीजें कर रहे हैं जो हमारे वजूद की बुनियाद ही छीन ले रही हैं। ये पंचतंत्र की उस कहानी की तरह है जिसमें एक आदमी डाल के उल्टे छोर पर बैठा है और उसे ही काट रहा है। वो उसे काटे जा रहा है क्योंकि वो सफल होना चाहता है, और जब वो सफल होगा वो गिर पड़ेगा। हम भी वही हैं। हम इस तरह की बेवकूफ़ी भरी चीजें कर रहे हैं कि जब हम सफल होंगे हम गिर पड़ेंगे। सही बात है। हम में से हर एक को अपने जीवन को ऐसा बनाना चाहिए कि आज हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कहाँ जाएगा। इतनी चेतना तो हो। आज मैं जिस चीज का इस्तेमाल कर रहा हूं कल ये कहाँ जाएगा, ये अंत में जाएगा कहाँ, इसका आखिरी पड़ाव क्या है। अब एक जरूरी बात यह है कि भारत में एक देश के तौर पर हम एक कपड़ा पैदा करने वाला देश रहे हैं सैकड़ों हजारों सालों से। एक समय था जब हम पूरे यूरोप और अरब को कपड़े पहनाते थे। असल में 60% कपड़े भारत से आते थे। इस ग्रह पर ऐसे बेहतरीन कपड़े किसी ने नहीं बनाए। आज भी आपने जैसे कपड़े पहने हैं वैसे कपड़े कोई नहीं बना सकता, ठीक है? सही बात है। इस धरती पर कहीं भी नहीं, क्योंकि ये कौशल रातों रात नहीं आता। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप 4 सालों के लिए किसी टेक्सटाइल कोर्स में जाकर इसे सीख सकें। ये एक ऐसी चीज है जो सहज तरीके से विकसित हुई है। हर एक इलाके में उनके पास अलग अलग तरह की बुनाई वाले कपड़े थे, अलग अलग तरह के रंग थे। उनके पास जो भी लोकल सामान था उससे उन्होंने बहुत ही बेहतरीन कपड़े बनाए। 132 से ज्यादा प्रकार के अलग अलग बुनावटें इस सदी की शुरुआत में मौजूद थीं। अभी उनमें से लगभग 65 से 70% खात्मे के कगार पर हैं। हम इस पर कुछ प्रयास कर रहे हैं, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन कपड़ा चीजों को करने का हमारा तरीका रहा है। हमें वापस उस पर जाना होगा। असल में ब्रिटिश काल के दौरान इसे बिगाड़ा गया, जब वो बड़े कायदे से भारतीय वस्त्रों की ताकत को तोड़ देना चाह रहे थे, क्योंकि वो मैनचेस्टर को खड़ा करना चाहते थे, जो उन्होंने सफलतापूर्वक किया भी, ठीक है? अब लोग बड़े गर्व से कोयम्बतूर को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। मैंने कहा ऐसा मत कीजिए, हाँ, उनको मैनचेस्टर को इंग्लैंड का कोयम्बतूर कहने दीजिए, क्योंकि ये वो जगह है जहां असली बुनाई और कताई और सब कुछ और कपास था, ठीक है? यही वो क्षेत्र है जहां ये हुआ, और हर क्षेत्र में इसके अनोखे तरीके हैं। अगर हम इसे वापस ले आएं, ठीक ठाक स्तर तक भी, अगर हम जरूरी बाजारों का विकास करें, अगर हम मौजूदा हुनर को फिर से जगाएं, तो मैं आपको बता रहा हूं इस देश में ये अगले 5 से 6 सालों के समय में आराम से 20 से 30 करोड़ लोगों को रोजगार देगा। कपड़ा उद्योग द्वारा कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, कुछ नीतियां बदली हैं, हम भी उनके साथ काम कर रहे हैं। पर अगर आप एक क्रांति चाहते हैं तो ये काफी नहीं है। सबसे बढ़कर इस सब के लिए आपको एक बाजार चाहिए। इसलिए आप बड़ी महत्वपूर्ण हैं, इसलिए मैं आपसे बातें कर रहा हूँ क्योंकि हमें एक बाजार की जरूरत है। बाजार को कलात्मकता को लेकर संवेदनशील होना चाहिए, बाजार को स्थायी चीजों को लेकर संवेदनशील होना चाहिए। फिलहाल लोग किसी दुकान में जाकर shop and buy 10 नायलॉन के कपड़े खरीद लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो शॉपिंग गए तो कोई भी एक कपड़ा नहीं खरीद रहा, वो 2 दर्जन खरीदते हैं। इस तरह 1, 2, 3 वो पहनेंगे और उसके बाद वो बोर हो जाते हैं, और फिर से इससे पहले कि वो 2 दर्जन कपड़े को पहने वो पहले ही दोबारा शॉपिंग कर चुके होते हैं, ठीक है? 85% of the clothing इस दुनिया में 85% कपड़े 1 साल में ही कचरे के गड्ढों में चले जाते हैं। दुनिया में हर साल 100 अरब कपड़े बेचे जाते हैं, 100 अरब, ठीक है? और 85% कपड़े हर साल कचरे के गड्ढों में चले जाते हैं, और उनमें से ज्यादातर पॉलिएस्टर है। प्रदूषण का सबसे खतरनाक प्रकार ये पॉलीफाइबर
Polyfiber is floating हर everywhere. जगह तैर रहा है। ये हवा में है, ये मिट्टी में है, ये पानी में है। कुछ शोधकर्ताओं ने पाया है कि ये प्लेसेंटा में यानी पॉलीफाइबर गर्भनाल में है, यानी आपकी माँ के गर्भ में ही ये आपको पकड़ लेता है। उनमें से कुछ कह रहे हैं, हमें नहीं पता कि आंकड़े किस हद तक सही हैं, पर ये सही हैं, ये सही दिशा में है। वो कह रहे हैं कि लगभग हर इंसान के अंदर इतना प्लास्टिक मौजूद है कि उससे एक क्रेडिट कार्ड बनाया जा सकता है। आपको कीमत चुकानी पड़ेगी किसी Someday. दिन। अगर आप अपने सिस्टम में क्रेडिट कार्ड लेकर चलेंगे तो आप भरपाई करते रहेंगे, ठीक है। तो इतना सारा प्लास्टिक हर जगह मौजूद है, लेकिन हर कोई उस बेचारे प्लास्टिक बैग पर ही निशाना साध रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उस पर निशाना मत साधिए, लेकिन ऐसा करना फैशनेबल हो गया है। यही समस्या है, क्योंकि बेचारा प्लास्टिक बैग जो सड़क पर तैर रहा है, कोई भिखारी, कोई कचरा बीनने वाला उसे उठा लेता है। और भारत में ये रिसाइकलिंग दरअसल बड़ी अच्छी रफ्तार से होती है। ये आपकी स्थायी समाधानों की चेतना की वजह से नहीं है, बल्कि गरीबी की वजह से है। वह उसे उठा रहे हैं। भारत में लगभग 90% प्लास्टिक की बोतलें रिसाइकल हो जाती हैं। ये इस तरह का अकेला देश है। ऐसा इसलिए नहीं है कि हम पर्यावरण को लेकर बहुत जागरूक हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि लोग बहुत गरीब हैं, वह उसे उठा रहे हैं। खैर, किसी न किसी तरीके से ये हो रहा है। लेकिन पॉलीफाइबर ये जिस मात्रा में नुकसान कर रहा है, जिस तरीके से शरीर में घुसता है, खासतौर पर बच्चे पॉलीफाइबर पहन रहे हैं, क्योंकि पॉलीफाइबर बहुत ही ज्वलनशील होता है। इस वजह से वो इस पर ऐसे आग न पकड़ने वाले केमिकल्स की परत चढ़ा रहे हैं। इन रसायनों को कैंसर पैदा करने वाला पाया गया है। आज बच्चे जिन ढेर सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, छोटे बच्चों को थायराइड की समस्या हो रही है, वो मोटे तौर पर आग न पकड़ने वाले केमिकल से जुड़ी हुई हैं, जिन्हें वो कपड़ों पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और ऑटिज्म भी, तमाम चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। आपको इससे कितनी समस्याएं हो रही हैं आपको पता भी नहीं है, लेकिन ये तय है कि कई सारी बीमारियां आपकी ओर बढ़ रही हैं। जब तक एक बच्चा 15-16 साल का नहीं हो जाता, उसे कभी भी पॉलीफाइबर का कुछ भी नहीं पहनना चाहिए। They must wear organic clothing. उन्हें ऑर्गेनिक कपड़े ही पहनने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बड़े पहन सकते हैं, पर कम से कम 17-18 साल की उम्र में उन चीज़ों को लेकर आप में थोड़ा प्रतिरोध आ जाता है। पर तब तक ये बहुत ज़रूरी है कि आप ऑर्गेनिक रेशा पहनें। पर अब समस्या यह है कि आपके पास कितने सारे कपड़े हैं और आप उतने सारे सूती या रेशम के कपड़े नहीं खरीद सकते, तो आप पॉलीफाइबर खरीद लेते हैं, ठीक है। ये ज्यादा सस्ता है, तो ज्यादातर लोग इसे ही। देखिए, सूती कपड़ों और दूसरी चीज़ों को भी सस्ता बनाया जा सकता है अगर हम मात्रा बढ़ा दें। तो एक सरल सा सुझाव मैं ये दे रहा हूं। तेलंगाना में आपका प्रभाव है, आपको इसके लिए दबाव देना चाहिए। मैं कुछ राज्यों में इसके लिए दबाव डाल रहा हूं कि कम से कम स्कूल यूनिफॉर्म सूती ही होनी चाहिए, या लेनिन, या जो कुछ भी वो खरीद सकें, ठीक है, पर वो पॉलीफाइबर नहीं होनी चाहिए। आप उसे रिसाइकल नहीं कर सकते। केवल 1% ही रिसाइकल किया जा रहा है, क्योंकि कोई भी इस पॉलीफाइबर को वैसे का वैसा इस्तेमाल नहीं करता। इसे हमेशा एक जटिल मिश्रण में मिलाया जाता है ताकि अलग तरह के फैब्रिक बनाए जा सकें या जो भी। तो आप उस जटिल पदार्थ को कभी रिसाइकल नहीं कर सकते। अगर ये शुद्ध नायलॉन या शुद्ध पॉलीफाइबर होता तो हम उसे रिसाइकल कर लेते। आप इसे रिसाइकल नहीं कर सकते क्योंकि इसे दूसरी अलग अलग चीज़ों के साथ मिलाया जाता है, इसलिए रिसाइकलिंग संभव नहीं है। आप जितने पॉलीफाइबर का कपड़ों के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका केवल 1% रिसाइकल किया जा रहा है, बाकी सब प्रकृति में